उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये है कंडीशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की। इस पार्ट को हम बोलते हैं कैथोड रेज। एनोड के पास मैंने एनोड को बोला, मैंने कहा एनोड मुझे तेरे में छेद करना है। तो बोला मास्टर मैं अपने में कोई छेद करवाने नहीं दूंगा। तो मैंने 4 लोगों को बुलाया, 2 लोगों ने इसके हाथ पकड़े, 2 लोगों ने इसकी टांगें पकड़ी और मैंने इसमें कर दिए छेद। जब एनोड में छेद किए तब कैथोड हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। मैंने कैथोड को बोला, मैं हंस मत, टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। आज अगर तेरा टाइम है ना हंसने का, तो एक दिन इसका भी टाइम आएगा जो तेरे पे हंसेगा। मैं आपको एक पहेली सुनाता हूँ। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो रास्ते में चलते चलते मिले थे, लेकिन न्यूट्रॉन की तो जरूरत थी। हेलो इंडियाज फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एटम। एटम पढ़ा था और हमने बताया था कि एक एटम के अंदर 3 तरह के लोग मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीनों जो है, इन तीनों को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये एटम के अंदर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों एटम के अंदर मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम इन तीनों की एक डिस्कवरी पढ़ेंगे, इनका मास पढ़ेंगे, इनका Q/m पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है इन तीनों की। लेकिन आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ढूंढ के निकालना है। अब इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। यहां पे ये एक ट्यूब है मेरे पास, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब को हम बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर यहां पे एक ये और एक ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं। जिसमें से ये एक कैथोड होता है और दूसरा होता है एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं। ये है हाई वोल्टेज। ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, दूसरा इस ट्यूब में यहां पे एक होता है वैक्यूम पंप। इस वैक्यूम पंप का काम क्या है? जब इस ट्यूब में आप गैस भरोगे, अलग अलग तरह की गैसों को भरोगे, तो जब अलग अलग गैसों को भरोगे तो उस गैसों का जो प्रेशर है वो एडजस्ट करने का काम करता है। मान लो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी, तो उस हाइड्रोजन गैस को भरने के बाद उसके लिए कितना प्रेशर रहना चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? वैक्यूम पंप। मान लो तुमने ऑक्सीजन भर ली, तो उसके लिए कितना प्रेशर चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? वैक्यूम पंप। तो आप इससे जो भी गैस भरी है उसका आप प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है मेरे पास एक जुगाड़। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज
जैसे ही इस ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के साथ जब मैं इस ट्यूब में गैस को भरता हूं, जैसे ही मैंने इसमें गैस को भरा तो इस ट्यूब में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या स्टार्ट होता है? आयोनाइजेशन। अभी आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है जो गैस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक नेगेटिव पार्ट और दूसरा पॉजिटिव पार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस है, इसका आयोनाइजेशन हुआ 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन का मतलब है किसी गैस से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी किसी गैस को आप दो टुकड़ों में तोड़ दो, एक ये पॉजिटिव पार्ट और दूसरा ये नेगेटिव पार्ट। जैसे ही गैस का आयोनाइजेशन होता है तो गैस के दो टुकड़े हो गए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से इस ट्यूब में एक करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्या फ्लो होती है? एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है कि अगर आप इस ट्यूब में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के साथ किसी भी गैस को आप अगर भरोगे तो उसका आयोनाइजेशन होगा, यानी वो गैस दो पार्ट में टूटेगी, एक पॉजिटिव पार्ट और दूसरा नेगेटिव पार्ट। या ऐसा बोल सकते हैं कि गैस दो पार्टिकल में टूट जाती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और जिस पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल की वजह से इस ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है। अब यहां से एक सवाल बनता है। क्या बनता है? वो सवाल ये बनता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब होगा? तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा जब आप किसी भी गैस को इस कंडीशन पे भरोगे। यह है कंडीशन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की, जिसे आपको याद करना है। ठीक है। अब ये दोनों पार्टिकल इस ट्यूब में पड़े हैं। ठीक है, दोनों इस ट्यूब में पड़े हैं। अब इन दोनों में मैं एक एक पार्टिकल को लेकर आपको कहानी समझाता हूं। अब मैं ट्यूब को यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। ये रही हमारी ट्यूब और ये रहे दोनों इलेक्ट्रोड। ये है हमारा एनोड, ये यहां से एनोड ए, और ये इसका सिंबल लिख रहा हूं मैं, और ये जो दोनों है हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर मैं पहला लेता हूं नेगेटिव पार्ट, इस वाले को मैं अब ट्यूब में लेता हूं। चलो इस नेगेटिव पार्ट को आप ट्यूब में रखो। रखा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये नेगेटिव है तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की ओर। और पॉजिटिव है कौन? एनोड। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्ट कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। ये नेगेटिव पार्ट जो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, इसी नेगेटिव पार्ट को हम बोलते हैं कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल। इसी नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी नेगेटिव पार्ट को हम बोलते हैं कैथोड रेज या कैथोड रे पार्टिकल। अब ये कैथोड रेज कहां से कहां जा रही है? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। एक बच्चा आया मेरे पास, बोला कि सर आपने बोला कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। मैंने कहा हाँ।
तो सर हमें प्रूव करके दिखाओ, हमें ये बताओ, प्रूव करके बताओ कि ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। अब एक बच्चा डाउट लेके आया और मैं उस डाउट को सॉल्व ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को प्रूव करके दिखाता हूं। अब मैं गया एनोड के पास, मैंने एनोड को बोला, मैंने कहा एनोड मुझे तेरे में छेद करने हैं। एनोड को बोला मैंने, एनोड मुझे तेरे में छेद करने हैं। बोला क्यों मास्टर? मेरे को एक बच्चा आके बोला कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, उसको समझाना है, उसको बताना है, उसको प्रूव करके बताना है कि कैथोड रेज रियली में कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, इसलिए मुझे तेरे में छेद करने हैं। तो बोला मास्टर मैं अपने में कोई छेद करवाने नहीं दूंगा। तो मैंने 4 लोगों को बुलाया, 2 लोगों ने इसके हाथ पकड़े, 2 लोगों ने इसकी टांगें पकड़ी और मैंने इसमें कर दिए छेद। मैंने इसमें कर दिए छेद। मैंने इसमें क्या कर दिए? छेद कर दिए। छेद कर दिए। और जब मैंने एनोड में छेद किए तब कैथोड हंस रहा था। जब एनोड में छेद किए तब कैथोड हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। मैंने कैथोड को बोला, मैं हंस मत, टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। मैंने इसको बोला तू हंस मत, टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। आज अगर तेरा टाइम है ना हंसने का, तो एक दिन इसका भी टाइम आएगा जो तेरे पे हंसेगा। ठीक है? एनोड चिल्ला रहा है, रो रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है, छेद किए तो वो चिल्ला रहा है। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, तू आज एक स्टूडेंट के काम आया है, तेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तेरा नाम एनसीईआरटी में लिखा जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब मैंने क्या किया, इस एनोड के अंदर होल कर दिए, क्योंकि मुझे उससे उस बच्चे को बताना है कि कैथोड रेज रियली में कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। अब जैसे ही मैंने इस एनोड में छेद किए और छेद करने के बाद इस एनोड के जस्ट पीछे ट्यूब पर मैंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। क्या की? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। ये क्या है जिंक सल्फाइड? जिंक सल्फाइड जो है वो होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। मैंने जिंक सल्फाइड की क्या कर दी? कोटिंग कर दी। अब ये कैथोड रेज, अब मैंने कैथोड रेज को बोला कि अब तुम चलना स्टार्ट करो। तो ये कैथोड रेज जो है, ये कैथोड जो रेज है वो यहां से चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। और जैसे ही ये कैथोड रेज इस एनोड के होल से पास आउट हुई, होल से गुजरी और गुजर के इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराई, जब इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराई तो यहाँ पे एक चमक, तो यहाँ पे एक चमक जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? एक चमक जनरेट हुई, यानी यहाँ पे एक चमक जनरेट हुई जिसको बोलते हैं ब्राइट स्पॉट। तब उस बच्चे को भरोसा हुआ कि एक्चुअल में कैथोड रेज, रियली में कैथोड रेज कहाँ से कहाँ जाती है? कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव पार्टिकल की कहानी। अब इसी तरह से हम समझते हैं पॉजिटिव पार्टिकल की कहानी। ये ट्यूब वापस मैंने लाई यहां पर, ये हो गई ट्यूब और ये हो गए हमारे दोनों इलेक्ट्रोड। ये कौन है? एनोड है, और ये कौन है? अपना कैथोड। और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये कर दिया मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब आप इस पॉजिटिव पार्टिकल को पकड़ के यहाँ रख दो। मैंने रख दिया इसको यहाँ पे H+ रखा। तब मुझे एक चीज बताओ, ये पॉजिटिव है तो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की ओर कि नेगेटिव की ओर? नेगेटिव की ओर। मतलब ये कहाँ पे जाएगा? कैथोड की ओर, क्योंकि कैथोड है नेगेटिव
और एनोड है पॉजिटिव। यानी H प्लस कहाँ जा रहा है? कैथोड की ओर। कहाँ से कहाँ जा रहा है? एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं एनोड रेज या कैनाल रेज। इसी को हम बोलते हैं एनोड रेज या कैनाल रेज। ठीक है, अब ये यहां से यहां जा रही है। वो बच्चा फिर से आया, वो बोला कि सर आपने बोला एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। मैंने कहा तो मुझे प्रूव करके बताओ कि वो एक्चुअल में वो रियली में एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। अब उसने डाउट पूछा तो मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा। मैं गया कैथोड के पास, मैंने कहा तेरी बारी है। उस दिन तू जोर जोर से हंस रहा था उस एनोड पे। मैंने कहा तेरी बारी है रोने की और एनोड के हंसने की बारी है। एनोड कैथोड के पास गया और बोला मैंने आज तेरे में छेद करना है। बोला मैं नहीं करने दूंगा। वही 4 लोगों को बुलाया, 2 ने हाथ पकड़े और 2 ने पकड़ी टांगे और मैंने इसमें कर दिए छेद। क्या कर दिए? छेद कर दिए। अब वो चीख के मारे चिल्ला रहा, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तो मैंने उसको बोला चिल्ला मत और रो मत, क्योंकि आज तू किसी स्टूडेंट के काम आया है। तेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, तेरा नाम एनसीईआरटी में लिखा जाएगा। और इस कैथोड के पीछे जो ट्यूब है, यहाँ पे मैंने लगा दिया जिंक सल्फाइड की कोटिंग। यहाँ पे कर दी मैंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ठीक है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। और ये जिंक सल्फाइड क्या है? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। अब जैसे ही ये एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, और जब ये एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी तो ये कैथोड के इन होल से पास आउट होगी, इन होल से गुजरेगी और इस जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है वहां से टकराएगी और टकराते ही यहाँ पे जनरेट होगा ब्राइट स्पॉट, यानी एक चमक उत्पन्न होगी, ब्राइट स्पॉट होगा। ठीक है, तो उस बच्चे को अब भरोसा हो गया कि रियली में एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। ठीक है, ये है नेगेटिव पार्टिकल और पॉजिटिव पार्टिकल की कहानी। ठीक है, और यही है इलेक्ट्रॉन और यही है प्रोटॉन, जिसकी हमें डिस्कवरी करनी थी। हमें इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और प्रोटॉन भी मिल गया। अब हमें 2 लोगों की कहानी पढ़नी, एक कैथोड रेज और दूसरा एनोड रेज। इन कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच एक महायुद्ध होने वाला है, और वो कैसा होगा वो देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो। कैथोड रेज वर्सेस एनोड रेज, और अब होने वाला है इनके बीच महायुद्ध। ये है बाउंड्री लाइन, एक तरफ है कैथोड और दूसरी तरफ है एनोड रेज। ठीक है, सबसे पहले इनके बीच डायरेक्शन को लेकर के लड़ाई होगी। पहला है डायरेक्शन। मतलब नीट और जे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या फिर इन कैथोड रेज और एनोड रेज, तो ऐसा समझो कि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन के वे में ही करवा रहा हूं। पहला आपको डायरेक्शन पूछ सकता है कि कैथोड रेज की डायरेक्शन कहाँ होती है, एनोड रेज की कहाँ होती है। तो ये कैथोड रेज है जिसमें नेगेटिव पार्टिकल है, और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा कहाँ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कैथोड से एनोड की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन होती है कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। और इसकी डायरेक्शन होती है एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। ठीक है, दूसरी जो लड़ाई है वो है नेचर ऑफ गैस को लेकर। यानी जो आपने ट्यूब ली थी,
जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसमें हमने गैस भरी थी, उस गैस की नेचर अगर मैं बदलूं तो कैथोड रेज और एनोड रेज पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने वहां पे क्या ली थी, हाइड्रोजन गैस ली थी, तो इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+। अब मैं मान लेता हूं कि इस ट्यूब में मैंने ऑक्सीजन गैस ली है, या फिर मैं अगर नाइट्रोजन गैस लूं, तो अभी मैंने बताया था आपको कि गैस जो है उसका आयोनाइजेशन हो गया, वो दो पार्ट में टूट गई, एक नेगेटिव पार्ट और दूसरा पॉजिटिव पार्ट। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, यही होती है कैथोड रेज, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है यही होती है एनोड रेज। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने हाइड्रोजन गैस ली तब भी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन थी, और नाइट्रोजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन थी। यानी आप गैस चाहे कोई भी लो, कैथोड रेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव पार्टिकल हर गैस में क्या है, सेम है। तो कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज do not depend on the nature of the gas। ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती कैथोड रेज। आप देख लो, जब हाइड्रोजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन निकला, नाइट्रोजन ली तब भी इलेक्ट्रॉन निकली, और तीनों गैस के अंदर नेगेटिव पार्टिकल सेम है। तो कैथोड रेज क्या गैस पे डिपेंड करती है? नहीं करती। अब गए एनोड के पास। अब आप गैस देखो, जब हाइड्रोजन गैस ली तब पॉजिटिव पार्टिकल H+ था, जब ऑक्सीजन ली तो पॉजिटिव पार्टिकल ऑक्सीजन था, और जब नाइट्रोजन ली तो पॉजिटिव पार्टिकल नाइट्रोजन है। यानी गैस की नेचर पे डिपेंड है। जब आपने हाइड्रोजन ली तब पॉजिटिव पार्टिकल कुछ अलग थे, और जब ऑक्सीजन ली तब पॉजिटिव पार्टिकल कुछ अलग थे। यानी गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। तो एनोड रेज depend on the nature of the gas। ठीक है, the nature of the gas। यहां पे जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज वो नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है। तो इस कैथोड रेज में क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है। कैथोड रेज में क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है। कैथोड रेज contains negatively charged particle called इलेक्ट्रॉन। इस कैथोड में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इस कैथोड रेज में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कैथोड रेज हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होगी। भाई कैथोड रेज जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होगी। आप हाइड्रोजन लो, नेगेटिव पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन लो, नेगेटिव पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन लो, नेगेटिव पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। अगर आप चाहे कोई भी गैस लो, कैथोड रेज हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई होगी। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूं, कैथोड रेज आर
ऑलवेज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एनोड के पास। अब यहाँ पे एनोड में देखो, यहाँ पर एनोड में देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल हर गैस के लिए अलग अलग है। इसका मतलब एनोड रेज गैस की नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर कैथोड में हमने क्या बोला, कैथोड में हमने बोला कि कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन सबको हम प्रोटॉन नहीं बोलते, उन सबको हम प्रोटॉन नहीं बोलते। तो हम प्रोटॉन कब बोलते हैं, हम प्रोटॉन तब बोलते हैं जब इफ H2 गैस present in the tube the positively charged particle in the anode rays called proton। इसका मतलब एनोड रेज हमेशा प्रोटॉन से बनी हुई नहीं होगी। अगर आप ट्यूब में ओनली हाइड्रोजन गैस लेते हो, तभी उसको हम बोलेंगे, तब जो एनोड रेज बनेगी तभी हम बोलेंगे कि एनोड रेज प्रोटॉन से बनी हुई है। ये जो H+ है ये क्या है, ये प्रोटॉन है, लेकिन ये और ये प्रोटॉन नहीं है, ये दोनों प्रोटॉन नहीं है, H+ प्रोटॉन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि जब आप ट्यूब में H2 गैस भरोगे तो एनोड रेज में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो होंगे प्रोटॉन। इसके अलावा अगर कोई गैस है तो उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो प्रोटॉन नहीं होंगे। तो इसका मतलब एनोड रेज हमेशा प्रोटॉन से बनी होगी? नहीं, हमेशा प्रोटॉन से बनी हुई नहीं होगी। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं, एनोड रेज आर नॉट ऑलवेज मेड ऑफ प्रोटॉन, ये हो गई नेचर ऑफ गैस। सबसे बढ़िया जो अगर सवाल बनता है ना तो नेचर ऑफ गैस से रिलेटेड बनता है। ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताए वो तीन इसके और तीन इसके अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं Q/M क्या होता है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अब मुझे यहां पे चीज बताना, स्पेसिफिक चार्ज देखना है कैथोड रेज के लिए। तो कैथोड रेज कौन है? कैथोड रेज ये है, ये कैथोड रेज है। ठीक है, मैंने जब हाइड्रोजन गैस ली तब कैथोड रेज में क्या था? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ली तब भी कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन था। जब नाइट्रोजन ली तब भी कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन था। यानी आप कोई भी गैस ले लो, कैथोड रेज में हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अभी हमने पढ़ा। तो जब हर गैस में इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये होगा। अब हर गैस में इलेक्ट्रॉन है, हर गैस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हर गैस में कैथोड रे जो निकलेगी हर गैस से उसमें हर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो Q/M क्या रहेगा? कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कैथोड रेज में क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। अगर इसकी वजह पूछे कोई रीजन, तो रीजन बताना कि कैथोड रेज गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। जब गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है तो उस कैथोड रेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी गैस ली है।
जब इसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो Q/m नहीं बदलेगा, क्योंकि हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये हर कंडीशन में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एनोड रेज में। तो एनोड रेज में ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्यों होता है? वेरिएबल यहाँ पे देखो, ये Q/m है। जब मैंने हाइड्रोजन गैस ली तब पॉजिटिव पार्टिकल क्या था, H+ था। ठीक है, चार्ज कितना है, 1। ऑक्सीजन ली चार्ज 1, नाइट्रोजन ली चार्ज 1, लेकिन तीनों के लिए मास जो है वो अलग अलग है। जब ये अलग अलग है तो ये वैल्यू पूरी अलग अलग होगी भाई। जब m अलग अलग है तो पूरी वैल्यू अलग अलग होगी, मतलब कैसा हो गया, वेरिएबल। अगर इसका रीजन पूछे कि इसका Q/m वेरिएबल क्यों होता है तो याद करना, एनोड रेज गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, और गैस की नेचर पर डिपेंड करने की वजह से इसका जो Q/m है, स्पेसिफिक चार्ज है, वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। और लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं यहां पे एक तो लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना होगा। तो एक चीज याद रखना, जब हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं देखता हूं इसको मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ूं और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर आप इस पे फोर्स देखोगे तो फोर्स देखने का एक तरीका है हथेली वाला नियम। ठीक है, राइट हैंड रूल। कुछ नहीं करना, ये जो फिंगर है इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब होता है वो अंदर की तरफ है, और एक होता है डॉट जिसका मतलब वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर कहाँ पे है, अंदर की तरफ। ये जो है ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर की इधर है, तो इसको इधर घुमा दो। अब फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर। तो एक चीज याद रखना, अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल होता तो इस पर फोर्स लगता ऊपर की ओर, लेकिन ये नेगेटिव पार्टिकल है इसलिए इस पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर। कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। ये लगा दिया यहाँ पे इसका फोर्स। अब ऐसी की ऐसी कहानी मैं यहाँ पे देखता हूं, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये यहां पर है पॉजिटिव पार्टिकल, H+ ले लेता हूँ, ये ले लिया H+, यहाँ पे भी ले लिया H+। अब ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ये F। और ये जो H+ है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो है ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो राइट हैंड रूल लगाओ।
इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। अब इस चीज को आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें एक चीज बतानी थी। वो क्या? वो ये कि कैथोड रेज और एनोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों अपोजिट काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर अगर देखूँ तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है फोर्स ऊपर की ओर, यानी दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट काम करते हैं। बस ये लाइन याद रखनी है, ये चाहो तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच डिफरेंस, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी हमारे एक पार्टिकल की डिस्कवरी बाकी है और वो है न्यूट्रॉन। अभी हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पहेली सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो रास्ते में चलते चलते मिले थे। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो रास्ते में चलते चलते मिले थे, लेकिन न्यूट्रॉन की तो जरूरत थी। नहीं आया समझ में? चलो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोलता हूं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक्सपेरिमेंट करते करते मिले थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक्सपेरिमेंट करते करते मिले थे, लेकिन न्यूट्रॉन की तो जरूरत थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं आया समझ में? फिर से सुनो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक्सपेरिमेंट करते करते मिले थे, लेकिन न्यूट्रॉन की तो जरूरत थी, इसलिए एक्सपेरिमेंट किया गया। अब ये लाइन मैंने बनाई है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तब साइंटिस्ट को अंदर से ऐसा लगा कि हमसे एक पार्टिकल मिस हो रहा है, और वो जब बाद में खोजा, जब उसकी डिस्कवरी हुई तब उसको उन्होंने बोला न्यूट्रॉन। तब उन साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगा कि हमसे एक पार्टिकल मिस हो रहा है? पहले हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम समझते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। अब उसको समझने के लिए मैं लेता हूं एक सोडियम एटम। अब सोडियम एटम क्या लेता हूं? सोडियम एटम। और सोडियम एटम की का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और इसकी जो एटॉमिक मास या जो मास नंबर है वो कितना है? 23 है। 23 है। जब मैंने आपको एटॉमिक मास पढ़ाया था मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, जब मैंने आपको एटॉमिक मास पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या? कि एक एटम है और इस एटम में 3 लोग होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इस इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, और न्यूट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन के मास को देखा तो इसका मास बहुत कम था, बहुत। इलेक्ट्रॉन बहुत कमजोर था इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो मैंने इसके मास को क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया। यानी जब मैंने वहां पे आपको बताया था एटॉमिक मास, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एटॉमिक मास में ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम ऐड करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ये हमने चीज बताई थी। ठीक है, अब एक और चीज, इस सोडियम एटम में जब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11, सबको पता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। ठीक है, अब इस वजह से वो जो सोडियम है वो कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है न्यूट्रल है। यानी
ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब मैं इसका एटॉमिक मास चेक करने गया तो मुझे एटॉमिक मास में कौन कौन इंक्लूड होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉन का इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। लेकिन उस समय उनको न्यूट्रॉन की खोज नहीं थी, उसकी डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं थी, ठीक है। जब मैंने इसको चेक किया तो एक प्रोटॉन का मास जो है वो 1.007 AMAU, जब आप इसको MAU में कन्वर्ट करोगे तो ये इसकी वैल्यू ये होगी जिसको मैं लगभग 1 AMAU मान सकता हूँ। जब ये 1 AMAU होना चाहिए और 11 प्रोटॉन है तो इसका मास कितना होना चाहिए, मास नंबर 11 होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऐड करते नहीं, प्रोटॉन के हिसाब से इसका 11 होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो इसका कितना था, 23। तब उनको अंदर से ऐसा रियलाइज हुआ, इनको रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा इस एटम में एक तीसरा इंसान और है, एक तीसरा इंसान और है जिसको बाद में उन्होंने न्यूट्रॉन बोल दिया, ठीक है। एक और चीज उन्होंने ये बोला कि तीसरा इंसान न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, चार्ज 0। अब चार्ज 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो इनका नंबर जो है, जब पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है इसको, जब रखना है तो इसका चार्ज 0 होना चाहिए। तो बस उस जो लाइन दे रखी है उसका मतलब ये था, ठीक है। आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो उनको ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई कि हमसे सब एटॉमिक पार्टिकल मिस हो रहा है, जब उन्होंने एटॉमिक मास को चेक किया तब। तो अब हम पढ़ते हैं तो डिस्कवरी कैसे हुई न्यूट्रॉन की। एक साइंटिस्ट थे चैडविक, उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम लिया और इस बेरिलियम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की फायरिंग करवाई। क्या करवाई, अल्फा पार्टिकल की फायरिंग करवाई, ठीक है। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पर फायरिंग हुई तब यहाँ से एक तो कार्बन बना और साथ में एक पार्टिकल निकला ये, और इसी पार्टिकल को उन्होंने बोला न्यूट्रॉन। इसी पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैडविक firing alpha particle at beryllium then electrically neutral particles with slightly greater mass than proton come out, called न्यूट्रॉन। यानी जैसे ही उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की फायरिंग की तब यहां से एक पार्टिकल निकला, और जो पार्टिकल निकला था इसका जो मास है वो प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा था और उन्होंने इसको बोल दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कुछ डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, जहां कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी और कुछ वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।